तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। आई एम श्योर कि बहुत सारी बार आपसे ये सवाल पूछे जाते रहे होंगे कि जो यंगस्टर्स हैं किस तरीके से लेखन को देखते हैं, और क्या आप भी यही मानते हैं कि रुचि बहुत कम हो गई है? क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि किताबों के मेलों में या किताबों की दुकानों पे आजकल वो भीड़ नहीं है जो कभी हुआ करती थी। हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किताबों के भीतर। मैं दोनों का एक एक टेक लेना चाहूँगी, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो बहुत खुशी खुशी पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं और यंग हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई की बात करते हैं। जी, आपसे शुरू कर लेते हैं नीलोत्पल। बात है कि आपने शुरुआत ही इतनी घातक कर दी है। कलेजा तार तार करने वाला आपने प्रश्न पूछा है और आपने ये अंदेशा जताया है कि किताबों के पाठक नहीं है, खास करके युवा। जी। अभी बगल में स्टेज नंबर 1 पे भोजपुरी के स्टार गायक परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बावजूद ये युवा यहाँ पर बैठ के हिंदी की किताबों पर सुनने के लिए बैठे हैं। ये बताता है कि युवा अपने समय के साहित्य को लेकर कितना गंभीर है। बिल्कुल, एक बार खुद के लिए ताली बजा दीजिए फिर से। और हम जो दो लेखक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं नीलोत्पल मृणाल और मेरे साथ हमारे भाई दिव्य प्रकाश दुबे, हम लोग दोनों हिंदी के एक ऐसे लेखक हैं जो लिखने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि दिन भर खटनी मरनी करने के बाद समय निकाल के एक दिन लखनऊ आए कि आज हम लोग किताब पे बात करेंगे। हम लोग फुल टाइम राइटर हैं और हम ये जानते हैं कि हिंदी में पढ़ने वाले युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब कोई हिंदी का लेखक कभी भी पाठक के अभाव का रोना नहीं रोएगा, ये आश्वस्ति ये युवा देते हैं। मेरा यही मानना है और हम लोग इसको देख रहे हैं। ग्रेट। देखिए, मेरी हालत जब मैं नीलोत्पल पड़ोस में होते हैं ना, तो वैसे एग्जाम जब वाइवा होता था तो जैसे मेरा नंबर था रोल नंबर 35, तो 5-5 के बैच में लोग जाते थे क्लास में, है ना। मेरे बैचमेट भी यहाँ बैठे हैं। तो क्या होता था, जैसे वो आता है एक्सटर्नल वाइवा वाला आया, उसने पूछा कि बताइए, तो जितने सही जवाब हो सकते हैं उस सवाल के वो 34 नंबर रोल नंबर तक हो चुके होते थे। तो मेरे तक यही बचता था कि मैं उसको समराइज कर दूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में और वहीं से हम लोग गुजर रहे थे, या अभी एग्जैक्टली आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले दिल्ली बुक फेयर में हम 2 लोग करीब 4 दिन ये रहे होंगे और 2.5 दिन मैं वहां था, 2.5 पौने 3 दिन दिल्ली पुस्तक मेले में। और हम लोग उस 2.5 दिन में खाने के लिए भी नहीं जा पाए। इनफैक्ट हम लोग वॉशरूम भी नहीं जा पाए। उसमें वॉशरूम भी जा रहा है तो कह रहा है सर हमें निकलना है, जरा आप साइन कर दीजिए, है ना। तो ये चीज ये अनरियल है। जब मैं बताता हूँ या जब भी सोचते हैं, हम भी शाम को जब इतना थक चुके होते हैं लोगों से मिलकर। इनफैक्ट एक बहुत ही आपको किस्सा ऐसा बताता हूँ कि क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति आया, वो क्या है कि 20 मिनट वेट कर रहा है, वो लाइन लगा के वो कर रहे हैं वेट। तो मैं और कुछ लोग परेशान भी होते हैं क्योंकि लाइन लगाना मतलब अपने ईगो को थोड़ा हर्ट करना भी है ना। क्योंकि भाई आप किसी के लिए लाइन लगाएं, हम लोग उस दौर में हैं जहां से रिट्वीट भी जबरदस्ती नहीं करा सकते आप किसी से। तो मैं उनको यही बोल रहा था, मैंने कहा आप 20 मिनट से लगे हुए हैं, हम लोग 13-14 साल से वेट कर रहे हैं इस 20 मिनट का, है ना। तो वो एक व्यक्ति आए वहां, एक डॉक्टर साहब। अब उन्होंने कहा कि मैंने कहा, और मैं किसी जब कोई आता है तो हम पूछते हैं, जैसे हम लोग क्या है ना लेखक बाद में, हम लोग मोहल्ले के वो लड़के पहले जो गलती से राइटर हो गए कि जो लगता है ना कि ये लगता नहीं था कि अरे राइटर हो सकते हैं, हमारे बीच का कोई व्यक्ति हो गया। हम लोग वैसा नहीं है ना कि बड़ा इंटेलेक्चुअल होकर ऐसे बात करें और बड़ा वो बौद्धिक आतंकवाद फैलाएं। तो वो एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि अरे सर, मैंने कहा आपको कैसे पता चला, मेरठ से आ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो सर्जरी करता हूँ। जब सर्जरी कर रहा था तो एक किसी का ऑपरेशन जब होने जा रहा था तो उसने कहा सर मुझे होश तो आ जाएगा ना। तो हमने पूछा नहीं होश तो आ जाएगा, इतना सीरियस नहीं, लेकिन आप क्यों कह रहे हो ऐसा? तो कहा सर मेरी वो आधी बुक हुई है अक्टूबर जंक्शन, बुक आधी हो पाई है अक्टूबर जंक्शन, मुझे पूरी करनी है लौट के। कहते जब मुझे ये पता चला कि एक सर्जरी में कोई आदमी जा रहा है और वो हिंदी किताब कोई पढ़ने की बात कर रहा है, कहते सर उस दिन मैंने ऑर्डर की और वो मेरठ से केवल इसलिए मिलने आए थे। तो वो जो चीज है ना, ये एग्जैक्ट 15 साल पहले शायद सच नहीं था। कुछ पल वाकई में बहुत दिल को छू जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो ये तो हम लोग के लिए कम से कम सवाल नहीं है कि पाठक कम हो रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग जब शुरू हुए थे पढ़ना कॉलेज में, तो हम लोग जैसे देखते थे कि अंग्रेजी के जो नंबर हैं इस देश में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब अगर आज की डेट में उसको डेटा कोई ले तो वो रिवर्स है। आप अगर देखिए अंग्रेजी में जो लेखक हम पैदा हो रहे थे जब, वो आज की डेट में कहाँ है, वो लोगों के लिए, और मैं पूरे विश्वास और यहाँ पे जो हम लोग के पाठक बैठे हैं उनके विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि वो लोग 2.5 दिन दिल्ली पुस्तक मेले में 3 दिन खड़े होकर दिन भर साइन नहीं करेंगे, इतने लोग नहीं आएंगे उनके पास।
और वो आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि उनको लग रहा है कोई हमारे बीच का लेखक बन गया है और कोई बात हम उनकी कह रहे हैं। और आप बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं तब, चाहे वो सोशल मीडिया का दौर हो, किताबों का दौर हो, या फिर उससे भी पुराने दौर की हम बात कर लें, जब आप किसी और की बात कह रहे होते हैं और जब आप दूसरे की बात कहते हैं तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। नीलोत्पल, अभी तक की जो जर्नी रही है आपकी, और जब हम हिंदी में फिक्शन की बात करते हैं तो आप कितना परिवर्तन देखते हैं और आपके हिसाब से कितनी चीजें बहुत अच्छे दिशा में बदली हैं? किस लिहाज से पूछ रही हैं? ओवरऑल फिक्शन के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, समाज में प्रभाव डालने के लिहाज से। नहीं, साहित्य का प्रभाव तो समाज में हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सवाल यह है कि हमारे समय का युवा अपनी कहानियों के विषय कहाँ से निकाल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम जब भी युवाओं की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि युवा केवल दिल के टूटने पर ही व्यथित होता होगा। वेरी ट्रू। लेकिन यही युवा है जो ग्लेशियर के टूटने पर भी सोच रहा है, यही युवा है जो समाज के टूटने पर भी सोच रहा है, यही युवा है जो परिवार के टूटने पर भी सोच रहा है, यही युवा है जो रिश्तों के टूटने पर भी सोच रहा है, यही युवा है जब देश में लोकतांत्रिक मूल्य टूटेंगे उस पर भी ये चिंतित होता है, यही युवा है जब आपका गणतंत्र क्षतिग्रस्त होगा तो युवा चिंतित होता है। तो ये युवा अपने समय देश काल पर जब विचार विमर्श कर रहा है, तो चाहे नीलोत्पल मृणाल हो या दिव्य प्रकाश दुबे हो, दिव्य प्रकाश दुबे यार पापा जैसी किताब लेकर आएंगे जहां रिश्ते टूटने की बात पर मरहम लगाई जाए, पट्टी बांधी जाए। मैं औघड़ जैसी किताब लेके आऊंगा जहां पर एक बीहड़ गांव है, उसकी राजनीति है, वहां की एक दुनिया है। मैं विश्वगुरु जैसी किताब लेकर आऊंगा। अगर कोई लड़का यूं है कि वो अपने जवानी के जंजाल में फंसा हुआ है, उसको एक रोशनदान की जरूरत है, तो दिव्य प्रकाश दुबे टेंशन मत ले यार जैसी एक रोशनदान लेके आ जाएं जिससे एक रोशनी आए और उसके जीवन के जंजाल में कोई टॉर्च दिखा दे। तो ऐसी दुनिया खंगालने की जो कवायद है, हम लोग उस समय में लिख रहे हैं और हम लोग बहुत आसान्वित हैं अपने समय के पाठकीय परिधि को देखकर कि इसका वितान कितना विस्तृत हुआ है। और आज इंटरनेट की पहुंच के कारण किताबों की रिच बढ़ी है, किताबों की पहुंच गांव-गांव, कस्बों में पहुंची है। यहां तक कि जो क्लासिकल जिसको हम कहते थे, जिनके पाठक मिलते नहीं थे, जो इस दुनिया में नहीं है, जो लेखक और उनके प्रकाशक रोते थे कि किताबें नहीं बिकती हैं, आज वो क्लासिक्स जो है युवाओं के हाथों में आपको दिखते हैं। और आज अब जितना गोदान आज पढ़ा जा रहा है, दीवार में खिड़की जितनी आज पढ़ी जा रही है गुनाहों की देवता, किसी समय में नहीं पढ़ी जा रही थी। ये है युवा, ये पढ़ रहा है अपने समय को। और जो सजेशंस हम देखते हैं सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि दिव्य प्रकाश जी अभी शायद इस बात से सहमत होंगे, हम सोशल मीडिया के बारे में बहुत बार कहते हैं कि बहुत बर्बादी है, नो डाउट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि युवा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस गोदान की आप बात कर रहे हैं, जिन जिन किताबों की हम बात कर रहे हैं, ढेर सारे बहुत ही खूबसूरत सजेशंस होते हैं जिसके बाद लोग किताब खरीदते हैं और पढ़ते हैं। मतलब अगेन वही है कि आप चूज करिए कि आपको चाहिए क्या जीवन में, कितना जहर चाहिए दवाई के लिए और मरने क्योंकि सोशल मीडिया डिजाइन भी ऐसे ही किया जाता है ना कि आप अगर मैं मजाक में नीलोत्पल को और अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि जैसे अगर आप एक दिन सुबह उठिए, जैसे आदमी जब सुबह उठता है तो अपने पड़ोसी जो जिसके साथ सो के उठा था उसकी तो शक्ल देखता नहीं, जाता है वॉशरूम में मोबाइल देखता है ना। तो जब वो जाता है मोबाइल देख रहा होता है, अगर वो मोबाइल केवल ऑन रहने दे अपना और केवल ऐसे बस उंगली चलाता रहे, अपना उंगली घिसता रहे उस पर, और दिन भर में अगर 10-12 घंटे केवल वो रील देख ले, तो उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में, लाइफ के बारे में, अमीर लोगों की 5 आदतों के बारे में कि और एक्सरसाइज के बारे में, और क्या खाए कि आयुर्वेद से सही हो जाए, और क्या खाए कि मोटापा कम हो जाए, क्या खाए कि हार्ट अच्छा रहे। वो जितना उसका ज्ञान है इस धरती पे, वो उसको 4-5 घंटे में इतना हो जाएगा जितना गौतम बुद्ध को लाइफ टाइम में हुआ था। और बावजूद उसके 5 रील के बीच में एक ऐसी रील आती है जो आपको एकदम से बताती है कि ये जो रील स्क्रॉल कर रहे हो इसको यहाँ पे रोको और जाके ये किताब है ये पढ़ो, ताकि तुम असल में आप देखिए पूरे जितने भी मीडियम है इस दुनिया में, चाहे वो रील हो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो फिल्म हो, कोई भी चीज जो भी स्क्रीन पे है, जो भी जहाँ पे जब आप वो बंद करते हैं तो स्क्रीन काली हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कोई भी मीडियम जो एंटरटेनमेंट का है, वो आपको जब पॉज लेते हैं आप वहां पे, तो ये मौका नहीं देता है कि आप अपने अंदर झांकें। जब आप और किसी भी देश की आप घटिया से घटिया भी किताब पढ़ें, तो आप उस किताब में एक लाइन आपको मिलती है जो लगता है कि किसी ने आपके लिए आज से 100 साल पहले लिखी थी, और आप वहां पे किताब पलटते हैं, एक पॉज लेते हैं, और जो आप जिस खिड़की के पड़ोस में होते हैं उस खिड़की में बाहर झांकते हुए आप अपने अंदर झांक के देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको अपने से मिलने के लिए इतने डिस्ट्रैक्शन है, इसीलिए किताबें ज्यादा, जैसे अभी नीलोत्पल से कान में कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि भैया कल रात में खन के हम रोए हैं, मत लिखा करिए ऐसी किताबें कि हम रोएं। आप किसी को रोना
आसान है क्या, क्योंकि बिल्कुल ये भी जब नहीं। कमरे में बैठ के रोए होंगे तभी वो रोना पहुंचता है ना कहीं बिल्कुल, तक, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये बड़ा मजेदार है ये देखना कि जब हमें लग रहा था कि सोशल मीडिया किल कर देगा किताबों को, सबसे ज्यादा हम लोगों को रील पे लोगों ने डिस्कवर वो किया फायदा हुआ है ना, है कि बहुत ज्यादा। अभी आप देखिए ना, यहाँ पे वहां से हम लोग टहलते आ रहे थे, इतने में एक ने किसी ने कंटेंट भी बना लिया कि 2 किताबों का नाम बता दीजिए। तो वो ये बड़ा तो मजेदार बता चीज दीजिए में 2 किताबों का नाम जो आप अगर 2 हमारे किताबों के दर्शकों नाम, से जैसे शेयर अगर करना आपने किसी और दिन मेरे से पूछा होता, अगर आपने 14 फरवरी को कल पूछा होता तो मैं कुछ और बताता। हाँ। लेकिन चूंकि आपने 15 फरवरी 15 को को पूछा है पूछा तो है, हाँ। मैं बताऊंगा विश्व गुरु। और टेंशन मत ले यार, नई किताबें आई हैं ये, तो ये तो पढ़े। बट अगर मतलब किसी भी उसमें, जैसे मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे एक आध लोग गलती से ऐसे बैठे हैं जिनको किसी बच्चे को ये शुरू करवाना हो, जो केवल इंग्लिश किताबें आपकी जान पहचान में लोग पढ़ते हो या जो भी पढ़ते हो, और आपको मन लगता है कि यार मुझे ऐसी किताब दे दो कि ये प्यार हो जाए इन हिंदी किताबों से, तो पहली किताब आप बिना शक शुबा के डार्क हॉर्स आप दे सकते हैं, नीलोत्पल ने जो लिखी थी। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि मजेदार, नीलोत्पल ने तो जिस भी वजह से लिखी होगी, वो किताब ना असल में, जैसे ज्यादातर लोग हम लोग लाइफ में फेल होते हैं, है ना। हमारा, जब मैं यहीं पे आईआईटी की ट्रिवैग में कोचिंग कर रहा था और हमारा प्री के बाद रिजल्ट आया, तो जो गार्ड था ना उसने पूछा, और भैया तो क्या है ना, सिलेक्शन प्री के बाद आपको जो सिलेक्टेड वालों का बैच इधर था, रिजेक्टेड वालों का उधर था जहाँ भीड़ थी। जी। तो उसने पूछा मेरे से कि भैया क्या हुआ आपका, जब घुसने से पहले किधर, तो मैंने कहा हम लोग तो मेजोरिटी में है तो हमें इधर जाना है उल्टी तरफ। तो उन लोगों की कहानी कोई नहीं कहता। हम लोग देखें ना, सारी कहानियां क्या है कि कैसे एक अंडरडॉग ने क्या कर दिया, ये कर दिया, बट उन फेलियर्स की कहानी कौन कहेगा। वो जो राय साहब वहां गए और जिनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जब 32 साल की उम्र में लौटेंगे राइट। तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए वो जरूरी किताबें पढ़नी चाहिए। बाकी आप, एक और लड़का है ऐसे ही, देवे प्रकाश नाम का बट आप अगर आप लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो एक कसब नाम की किताब है, वो पढ़ सकते हैं। और फिल्मी दुनिया को समझना चाहते हैं तो एक मेरे बड़े पसंदीदा राइटर है राही मासूम रजा, उनकी एक किताब है सीन 75, वो एक घोस्ट राइटर की कहानी, वो आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको छोटी किताब से पढ़ना या शुरू करना चाहते हैं। और एक और छोटी किताब है मनोहर श्याम जोशी की टटा प्रोफेसर, तो वो भी बहुत, कई सारी है। मतलब मैं तो किताब हमेशा अपने मन से पढ़नी चाहिए, लेकिन चूंकि शुरू करना है तो आप शुरुआत के लिए कम से कम तो आप इन ये कर किताबों सकते के हैं। बारे में सोच सकते हैं। नीलोत्पल, कुछ पल आपके लिए ऐसे होते हैं ना, जैसे उन्होंने आपकी किताबों का जिक्र किया कि कैसे जब बहुत अंधेरा है और एक सूरज की रोशनी, एक छोटी सी किरण जो आपके जीवन में, और वो कहीं से भी मिलती है, कई बार किताबों से, कई बार किसी की लाइफ को देख के, कई बार रील्स के थ्रू भी, कि नहीं लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, कहीं से शुरुआत हो सकती है। तो आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी जीवन की विडंबना को, अपनी जीवन की दुश्वारियों को बताते हो कि आपकी इस लाइन ने, आपकी इस चीज ने मेरा जीवन बदल दिया, या यहाँ से मैंने अपने आप को निकालना शुरू किया। नहीं, ऐसी बातें तो करने वाले लोग खूब मिलते हैं, सोशल मीडिया पे मिलते हैं। वहां आपको लगता होगा ना आम कि जनजीवन में सार्थक रहा आपका लिखना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग लेखन को थोड़ा बहुत मतलब ये बहुत हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लेखन जो है, साहित्य, वो नियति को बदलने का मंत्र है, सिद्धि है। हवन कुंड में डाले और देवता प्रकट हुआ। तो हम लेखन को जिस तौर पे ले रहे हैं, हमारे समय के लोग उतने हल्के तौर पे ले नहीं रहे हैं लेखन को। इसलिए आप मानिए कि जो काम कई बार संस्थान नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, महापुरुषों की तस्वीरें नहीं कर पा रही हैं, वो अपने समय का लेखन कर दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी कहानी है, मेरी दुनिया निकाल के ला के रख दी है। मैं एक कोट हमेशा कहता हूँ, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमारे कमरे में विवेकानंद टंगे हुए थे। उनका काम ही था कि किसी तरह से प्रीलिम्स इन लोगों को करवाना है। तो विवेकानंद जी का फोटो रहता था, तो उसमें लिखा रहता था कि उठो, जागो और तब तक भागो जब तक मंजिल न मिल जाए। 6 महीना के बाद हम देखते थे कि विवेकानंद का फोटो इधर साटे थे, इधर कैसे आ गया। तो होता क्या था कि हम लोग को सोया दे कि विवेकानंद ही उठ के चलने लगते थे, इस दीवार से चले इस दीवार तक आ गए। 1 साल के बाद देखे कि विवेकानंद जी का जूता जो था चमड़ा वाला, वो उनके हाथ में था और कोटेशन बदल गया था, अरे कब जागेगा रे, कब उठेगा रे, कब भागेगा रे, अंग्रेजी मीडियम का हो रहा है रे, तुम भी उठो। तब हमको लगा, तब हम एक मोटिवेशनल क्लास में गए, हम मोटिवेट होने कि हमको मोटिवेशन चाहिए। ये किस समय की बात है? ये बात है 2013-14 की, मतलब जब यूपीएससी के टीचर रील नहीं बनाते थे। हाँ, तो 13-14 की बात है। तो उस वक्त जब हम गए मोटिवेशन के लिए, हमारे अपने पिताजी बोले कि हमको मोटिवेशन चाहिए। वो कहे बेटा मोटा बेसन ले लो, अब बढ़िया उसमें आलू काटो, प्याज काटो, अजवाइन दो, मंगरेला डालो, हरा मिर्चा काट के अब पकौड़ी बना खाओ शुद्ध सरसों तेल में, ज्यादा फायदा करेगा।
और तब मेरे पिताजी ने कहा कि जिस देश को विवेकानंद मोटिवेट नहीं कर पा रहा उसको विवेक बिंद्रा कर देगा रे। हाँ? तब हम कह रहे यार ये है हमारे बाप, ये कहे हुआ मोटिवेट की जूता लेके आए, तब हम समझ गए। तो ये सब डिप्रेशन सेपरेशन ये सब जो नया फैशन आया है, मैं यही कह रहा हूं कि हम इस जहर के सामने किताब लेके इसलिए खड़े हुए हैं कि हम बता पाए कि हमारे समय में जो भी कुछ टूट रहा है उसको बटोर के और फिर से एक नई मूर्त बनाने का माध्यम भी इन्हीं युवाओं में है जिनके भीतर कुछ टूट रहा है। और हम उसी टूटन के रेशे से किताब बुनते हैं और फिर उसी किताब के रेशे से एक नया आदमी बुनने की कवायद में लगे हैं। तो हमारे समय का लेखन जो है वो महत्वपूर्ण लेखन है, जो भी कुछ भी आप लोग सब लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये बात आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि फिर आपने पकौड़े तले बनाए खाए? धंधा करने नहीं बोले थे, मोटिवेशन। आप लोग लेखक को तुरंत उतार दे रही है ठेला पर, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। पकौड़ी बनाया और हाँ अपने मित्रों के साथ खाया। अरे मित्रों के साथ ही तो, रूममेट्स को खिलाना धंधा करना नहीं है। असल में हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ अगर लड़का सेलेक्ट हो जाए कोई, मान लीजिए हमारे रूममेट सेलेक्ट हो गया, अपर या ऊपर के छत का रहने वाला कोई सेलेक्ट हो गया, तो ये लोग सिलेक्शन के बाद 6 महीना के बाद फिर मुखर्जी नगर आता है कि देखें गरीबी अब कैसा दिखता है, संघर्ष कैसा दिखता है। तो उसी रेलिंग पर लटक जाएगा जहां पर लटक के कभी पूछता था कि पीटी है इतना तारीख को इतना दे, जहां वो दुख झेला है। अब दोस्त को लगता है कि कितना दिन के बाद दोस्त आया है, अब कुछ जीवन में कुछ रंगीन होगा, सीपी फर्जी कैफी जाए। और दोस्त बोलेगा कि यार मसाला खा के उकता गया हूं, दोस्त कुछ सादा बनाया जाए। अब आपको लगेगा कि यार इसके जीवन में तो रंगीनियत है, तो सादा ढूंढ रहा है। मेरा सोचो, मेरा तो दाल में हल्दी डालते हैं तो उजला हो जाता है, इतना सफेदी है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद फिर आपका बुमचुम पहन लेगा जो टंगा हुआ है छेद वाला, अपना जारा का पैंट टांग देगा टंगनी पर, है ना। अच्छा। उसके बाद उसका एक दोस्त साथ में आता है, 6 महीने में जारा पैंट पहनने लगता है। उसका बाद उसका दोस्त आएगा साथ में और वो वीडियो बना लेगा और लिखेगा कि संजय भैया आईएएस बनने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए, दाल भात चोखा खाते हुए, है ना। वीडियो बनेगा, लाइक आएगा, व्यू मिल रहा है। तो ये भी दुनिया है, लेकिन वही दोस्त है, उन्हीं दोस्तों की कहानी है कि कैसे वो बचाते हैं टूटते हुए लोगों को। कि अगर सिलेक्शन हो गया तो मेरा दोस्त हमसे कहता था, ए नीलोत्पल टॉप फ्लोर पे कमरा है, नीचे मत उतरना। ई पॉकेट से निकाला 5000 रखो, इधर से 2500 मिला इधर रखो, पिछले पॉकेट में है 1500 रखो, क्योंकि शुरू में अपना पैसा ही देना पड़ता है नौकरी में। समझ रही हैं आप, तो पत्रकार हैं, शुरुआत में अपना पैसा ही देना पड़ता है, तो कलेजा पे चोट तो लगता है। लेकिन दोस्त है जो बोलता है कि टिके रहना टॉप फ्लोर पे, नीचे हम पानी दे रहे हैं, सूखना मत, कुछ करके उतरना, यही हौसला है। तो हम लोग इन्हीं युवाओं की दुनिया निकाल रहे हैं। आप आज जिस 70% युवाओं के भरोसे भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना पर काम कर रहे हैं, उनके बीच के समाज को तो लाना होगा ना, यही तो मुख्य धारा है। इनका समाज अगर हम नहीं लाएंगे किताबों पर, तो हम किस मुख्य धारा की बात कर रहे हैं। नीलोत्पल, मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे, फिर मुझे बताइए कि कुछ महीने के बाद वो पैसे बढ़ते हैं? गजब बात है। ये पूछिए जिन लोगों ने, फिर कोई व्यक्ति दे जाता है ना, सीधे पैसा नहीं लेते ना, वो वहीं से इधर से रूट हो जाता है पैसे। बढ़ते हैं, नहीं बढ़ता है तो इतना सिलसिला तैयारी का बढ़ेगा। वो तो बढ़ते ही हैं। लेकिन सच बात यह है कि गांव देहात और छोटे कस्बों के जो लड़के जा रहे हैं सिविल सेवा में, उन्होंने अपने आसपास संघर्ष देखा है। वो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जो लोक सेवा का जो मूल चेतना है ना, वो जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, इन्हीं गांव देहात के लड़कों में बचा हुआ है। क्योंकि वो अपने पिता को कभी किरासन तेल लेते जर्किन लेके खड़ा लाइन में देखे हैं जी। उन्होंने दारोगा के सामने कभी अपने चाचा को कपकपाते हुए एफआईआर लिखाते हुए देखा है। इसलिए जब वो एसपी बनेगा तो धोती पहनने वाले पर नहीं गरजेगा, क्योंकि एक दिन उसके पिता भी वही थाना पर खड़ा होके अपने जमीन के झगड़ा का एफआईआर करवाने गए थे। ये है, इसीलिए गांव को और इस छोटे कस्बों के बच्चों को इसलिए मैं कहता हूं कि जाओ सरकारी नौकरी की तरफ, क्योंकि जो प्रशासन है ना, उसका चेहरा मानवीय करने के लिए, उसको लोकोन्मुखी बनाने के लिए लोक से लोक सेवक को लाना होगा। बहुत बड़ी बात है, लोक के बीच से लोक सेवक को लाना होगा, यही बात है। बहुत बड़ी बात है। दिव्य प्रकाश जी, कुछ चीजें जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं और कुछ चीजें जो आपको लगता है, कई बार होता है ना कि
कुछ चीजें बहुत कल्ट है, आपने कुछ लिखा, आपने कुछ बनाया, आपने कुछ निर्देशन किया, दर्शकों के बीच में वो उतना फेमस नहीं हुआ लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है और वाकई में वो बहुत खूबसूरत है। ऐसी कुछ आपकी कोई चीज जो आपको लगता हो, कोई कविता, कोई भी एक ऐसी रचना जो दर्शकों तक उस अंदाज में या उस लार्ज लेवल पे ना पहुंच पाई हो जैसा आप समझते थे या जैसी आपकी उम्मीद थी? हाँ, तो ये होता क्या है ना कि जब आप 4-5 किताबें लिख लेते हैं तो आप पे भी एक अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है कि अब आप राइटर हो गए हैं, तो अब आप छठी किताब भी आप ऐसी लिखेंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि जो पाठक है ना, उसके हाथ में ना एक तलवार भी है। वो ये तलवार लेके खड़ा है कि ये पहले से अच्छा है कि पहले से खराब है ना? तो ये डर आपको हमेशा होता है। तो उसी सिलसिले में मैं छठी 5वीं किताब लिखते समय इब्ने बतूती जब लिख रहा था, तो मैं क्या होता है, एक पॉइंट के बाद हर किताब जो आप लिखते हैं, कोई भी चीज आप शुरू करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है आपको लगता है यार ये मैंने गलत दिशा ले ली। और हर किताब जब आप लिखते हैं आपको लगता है ये गलत किताब मैंने पकड़ ली। हर लेखक को ऐसा होता है कि लगता है आपने 6 में 8 महीने बिता दिए और आपको लगता है आप गलत रिश्ते में हैं। क्योंकि हर किताब एक रिश्ते की तरीके से ही है ना, जिससे आपको एक समय के बाद ब्रेकअप करना ही है। और आपको लगता है यार ये गलत रिश्ता है, बट आप उसको कैसे क्लोजर दें। तो जब इब्ने बतूती जब खत्म हुई तो उसके बाद मैंने ये सोचा उसमें किताब लिखते समय कि मैं अब ये प्रेशर हटाऊंगा अपने दिमाग से कि मैं छठी किताब लिख रहा हूँ या 7वीं लिख रहा हूँ या 5वीं लिख रहा हूँ, ये हर किताब मेरी पहली किताब है ना, और हर बार मैं डेब्यू कर रहा हूँ और इसके बाद यही किताब से मैं जाना चाहूंगा, ये मेरा पहला हो जाएगा। उसी क्रम में एक किताब आई थी आको बाको नाम की। आको बाको जो यहाँ पे ईस्टर्न यूपी के होंगे लोग, तो वहां पे जब नजर उतारी जाती है तो एक टर्म मेरे को साउंड बड़ा सही लगता था। तो मैं हमेशा ये मान लेता हूँ कि किसी का साउंड अगर अच्छा है तो वो वर्ड और या व्यक्ति बहुत खराब है। जैसे मोगैम्बो, साउंड अच्छा है, व्यक्ति खराब है, लेकिन हमें पसंद है। तो मुझे ऐसे ना, जैसे इब्ने बतूती गलत उर्दू है यहाँ पे बहुत, चूंकि लखनऊ है, उर्दू के जानकार भी लोग रहते हैं, तो उसका सही उर्दू होती बिनते बतूती। बतूती जैसे इब्ने बतूता है, बतूता का बेटा। लेकिन मुझे साउंड इतना अच्छा लगा इब्ने बतूती, मैंने रख लिया। तो उस आको बाको में एक कहानी है, पहला पन्ना। तो मैं नॉर्मली जब कहानियां लिखता हूँ तो मैं बहुत एक्सट्रीम पे नहीं ले जाता हूँ। उसमें उस कहानी की जो पहली लाइन है वो ये है कि उन कवि और शायरों के नाम जो कुत्ते की मौत मरे और मरते रहेंगे। जबकि मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ नॉर्मली। और वो जब कहानी मैंने लिखी तो वो जैसे जो 5-6 घंटे थे जब वो कहानी उतरी, तो वो मैं ट्रांस में था। और मेरे को वो कहानी लिखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि ये कहानी लिखने के लिए मैंने 6 किताबें लिखी थी, है ना। वो किताब सबसे कम लोग पढ़ते हैं, सबसे कम लोग आको बाको जानते हैं, सबसे कम जितनी बाकी भी बिकती हैं, जैसे वो जो हम लोग की कम भी बिक रही है, आज से बिकेगी। हाँ, जो हम लोग की कम भी बिक रही है किताब, वो भी बहुत ज्यादा बिकती है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे एक वो जो बच्चा ऐसा होता है कि जिसमें आपने बहुत प्यार से बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे और आपने अपने लिए जो किया था वो नहीं पहुंचता। लेकिन वो कहानी लिखने के बाद मुझे, जैसे अब मेरे से अगर कोई पूछे तो बाकी सब कुछ आप हटा लीजिए, तो वो एक कहानी मैं बचाना चाहूंगा, वो जो पहला पन्ना कहानी थी कि ये मैं, और जिसको कम लोगों ने पढ़ा, बहुत कम लोगों ने। अगर आप उसकी जिस्ट हमें हमारे दर्शकों को अगर वो सुना पाने में सक्षम उसमें ना है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी, जैसे ना कि एक ऐसा लेखक की कहानी थी उसमें कि जब वो कमरे में बैठ के जब लिखने बैठता है तो बहुत रोता है, और जब उसकी किताबें बच्चे पढ़ते हैं तो वो बहुत हंसते हैं। तो वो जब रोता नहीं है तो बच्चे भी हंसते नहीं है। तो वो ऐसा, अब ऐसा कोई कैरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम, क्या मैं हूँ या गुलजार साहब वैसे हैं क्या, हमें नहीं मालूम वो कैसा है। तो वो ऐसा व्यक्ति है और इसीलिए वो लिखता है कि, जैसे आपको एक मैं किस्सा बताता हूँ, जैसे मकबूल फिदा हुसैन जो थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे। वो बात अलग थी, वो दुबई में भी रहते थे तो वहां पे जमीन गंदगी भी नहीं है वैसी, लेकिन उन्होंने क्यों चप्पल उतारी थी, क्योंकि जब मुक्तिबोध जब नहीं रहे तो उनकी लास्ट राइट में जब वो शामिल हुए तो देखा कि बहुत कम लोग हैं शायद। तो वहां पे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यार मैं इस रिस्पेक्ट में कि ऐसे कितने जो हमारे समय का इतना बड़ा कवि चला गया, उसको रिस्पेक्ट देते हुए कि हमारे समय में आज भी ऐसे इतने बड़े लोग होंगे हर फील्ड में, कला से लेके, कि जिनको कोई नहीं जानेगा उनके लाइफ टाइम में। तो ऐसे हर अननोन आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने अपनी चप्पल छोड़ दी उस दिन, उसके बाद लाइफ लॉन्ग कभी चप्पल नहीं पहनी। तो ये वैसे ही है कि आप कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं पहुंचती हैं, कुछ चीजें समय के बाद पहुंचती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि चीजें कहां से कहां किस लेवल तक पहुंच जाती हैं, जी, फिर वो ये बहुत मैजिकली वो घटती हैं चीजें। जैसे एक ऐसी, बस मैं ये इसका निरुत्पल ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसमें। जैसे एक मैंने ना, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था अपनी नौकरी में, यहाँ पे मैंने नौकरी भी किया लखनऊ में, कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो शायद स्पॉन्सर भी हो यहाँ पे। तो फिर पता चला कि अगली बार फ्लाइट का टिकट ही नहीं आया। तो उसमें मैं बहुत फंसा हुआ था एक समय जीवन में, और सारे लोग अगर आप ध्यान से देखिए ना, अपने जीवन में हम लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे ना हवा में जो, आसमान में जो चिड़िया भी तैर रही है ना, तो हमें क्या लगता है, हम जमीन से देखने में लगता है आजाद है, लेकिन वो चिड़िया भी आसमान में फंसी हुई है ना, वो आसमान तो नहीं छोड़ सकती,
है ना। तो जब मैं फंसा हुआ था तो मैंने अपने फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए, मैं तो अपनी लाइफ नहीं बदल पा रहा हूँ, इतना मैंने MBA भी कर लिया, नौकरी भी लग गई, सैलरी भी सही है, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा, रात में सोने से पहले नींद ही ना आए कि क्या इसीलिए इतना हमने किया था क्या। तो उस दौरान मैंने अपनी बेचैनी से मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, वो तो एक कैरेक्टर जो था कहानी का उसको मैंने जंप करा दिया, वो पिंजड़ा उसने तोड़ दिया। और वो ऐसा जुड़ा लोगों से कि वो मुसाफिर कैफे पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने कैफे खोल लिए, कितने सारे लोगों ने जो वो पोस्टपोन कर रहे थे अपना सपना वो शुरू कर दिया। और मैं ये सोच रहा हूँ जैसे जो पूजा कराते हैं पंडित जी कि उनका भाग्य नहीं बदल रहा, जिसकी पूजा कराते हैं उसका भाग्य बदल जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं तो नौकरी कर रहा हूँ इन लोग छोड़ छोड़ के अपना अपना काम कर ले रहे हैं, मुझे समझ ही ना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुई ये चीज कि शायद वो जरूरी था उस किताब के कंप्लीशन के लिए। कई बार किताब आप अधूरी छोड़ते हैं ताकि उसको पढ़ने वाला पूरा कर पाए। बहुत मैं नीलोत्पल आपसे प्लीज जोर से तालियां बजा दीजिए जब बजा ही रहे हैं तो आप एक कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा गुण या कोई ऐसी सीख या कोई ऐसी बात जो दर्शकों से कहना चाहें, क्योंकि लिखने की शुरुआत करने में बहुत हिचकिचाहट रहती है। मैं मात्र 12 साल से लिख रहा हूँ मात्र और इतने कम अवधि में अगर मैं ज्ञान देने लगूं कि मैं तुमको सीख देने वाला हूं बालकों, तो मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। मैं यही बताऊंगा अपने समय के लिखने वालों से, सीखते रहिए, सिखाने वाले ट्रैप में मत फंसिए। ओह ग्रेट। अच्छा, मैं इतनी देर से बैठा ये भी सोच रहा था, मैं पहली बार इस पार्क में आया हूँ जी। इतने हाथी हैं, ऑडियंस से ज्यादा हाथी हैं यहाँ। जयप्रकाश भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कलिंग के मैदान में अशोक ने युद्ध जीतने के पश्चाताप में नीलोत्पल मृणाल और दिव्य प्रकाश दुबे का पाठ करवाया है यहाँ पे कि गरुड़ पुराण हो नहीं सकता है तो इन्हीं दोनों को बुलाया जाए, है ना? तो संजीव सर, अरे यही वाला कट गया क्या? हाँ, यही वाला कटा है। यही चला, यही जाता, यही कट गया। तो वही है, तो लग रहा है कि अशोक गरुड़ पुराण नहीं करा पाए तो नीलोत्पल मृणाल और दिव्य प्रकाश दुबे को इतना हाथी कलिंग के मैदान में। खैर, आप जो कह रही थी, एक बात वही है कि सिखाने के मोह से निकलना है और सीखते रहना है। लिखने का एक ही फार्मूला है कि लिखना होता है। ग्रेट। आप इससे नहीं बच सकते। आपको कोई ये फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं कि मैं फार्मूले में बता दूं। इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा कि उपन्यास पढ़ के उपन्यास लिखना आप नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि होटल ताज का कढ़ाई पनीर खा के हम कढ़ाई पनीर बनाना नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए हमको रेसिपी जानना होगा। पहले एक कढ़ाई लें, प्याज चॉपिंग काटें, तेल डालें और हाँ चूल्हा जला लें, है ना? फिर गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज भूने, पनीर डालें, मसाला तैयार करें, मिले, यानी कि रेसिपी पढ़ना होगा। तो जिनको भी लिखना है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस बार वो पुस्तक मेला में किताब खरीदने में नंबर 1 रहे, उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया है, उन्होंने बहुत उपन्यास पढ़ा है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री पढ़ो, आप पॉलिटी पढ़ो, आप कल्चर पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, फॉरेन पॉलिसी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे नहीं ये सारी चीजें नॉन फिक्शन वाली, तो आपको सोचने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा। तो आप दृश्य देखेंगे लेकिन विचार कहां से लाएंगे? तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए केवल उपन्यास पढ़ने से नहीं होगा, आप नॉन फिक्शन पढ़िए। एक किताब का नाम दे देते हैं, ये गांजा पे नींबू के अचार का काम करता है। अगर आपका कभी व्हाट्सएप और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का नशा चढ़ जाए तो आप संस्कृति के 4 अध्याय, एक किताब है रामधारी सिंह दिनकर जी की। मैं चाहूंगा, मेरी एक कामना है कि हिंदुस्तान का हर युवा उस किताब को पढ़े। वो इसलिए पढ़े कि उसको पढ़ने के बाद वो सामान्य रूप से एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो फैक्ट चेक करने का, जिसको प्रैक्टिस हो जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी को कविताओं के लिए जानते हैं जो लोग, वो जाने, उनको पता चलेगा उनका गद्य कैसा है, वहां भी वो सीख पाएंगे। बाकी हमारे एक ही गुरु हैं प्रेमचंद, उनको पढ़िए और सीखिए कि क्राफ्ट क्या होता है राइटिंग का। और जो कुछ बच जाएगा, अगर आपका मन है कि ताबीज फिर भी खरीदना है, तो हमारे और दिव्य प्रकाश जी के वर्कशॉप में आइए, फिर वहां बेचेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक चीज जाने से पहले, हम लोग चूंकि बैठे हैं, इतना अच्छा मौसम है और सूरज डूब चुका है, हाथी सज चुके हैं, तो हम लोग एक गीत हमें नीलोत्पल से सुन लेना चाहिए। प्लीज जरूर, जाते जाते। हाँ, बहुत आवाज आ रहा है एकदम, इतना आवाज में कैसे कविता सुनाए? हालांकि हम तो, ये तो बहुत शराफत, बहुत शरीफ लोगों का ये प्रोग्राम है, भले लोगों का,
भले लोग नहा के बैठे हैं सब। हम लोग पशु मेला में भी जाते हैं कार्यक्रम करने। वहां सामने मौत का कुआं चल रहा होता है, आपको हर 10 मिनट पहले कि मोटरसाइकिल लेके मंच पर ना आ जाए। इधर चल रहा होता है शोभा थिएटर, इधर जमुना परी बैठी, इधर मुर्रा भैंस बैठा है। उस बीच में हम लोग को ऑर्केस्ट्रा वाला से ज्यादा आवाज में कविता सुनाना पड़ता है। प्लीज। आज वही हालत है, तो अब वही सुना। हम सोच रहे थे कि कविता क्या सुनाए, शिवरात्रि है और हम पूर्वांचल के हैं। हम सोच रहे हैं कि एक भजन मतलब ऐसे गीत, एक गाली जो है, आज महादेव का शादी रात को है, तो हम लोग एक गारी आपको हम सुनाते हैं जो पूर्वांचल में शिव जी का शादी है। और जयप्रकाश भैया जो है समधी मिलन के लिए खड़ा है, मान लीजिए माला लेके, और संजीव सर अब दोनों द्वार पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि दुल्हा कैसा आ रहा है मर्दे, बसहा पर चढ़े हुए। तो दोनों समधी को आके कहती है कुछ सखियां माता की, अरे बाप रे बाप कैसन दुल्हा के सुरतिया, अरे बाप रे बाप कैसन दुल्हा के सुरतिया, बाप रे बाप कैसन दुल्हा के सुरतिया। अरे देखनी ना सखी कहीं ऐसन अजबे बरतिया, बाप रे बाप कैसन दुल्हा के सुरतिया, बाप रे बाप। सपवे के मोरवा सपवे के माला और सपवे कमर में दुल्हन डाला, अरे कैसन सखी रे तोरी किस्मतिया, बाप रे बाप कैसन दुल्हा के सुरतिया, बाप रे बाप। हर हर महादेव, जय हो मां पार्वती। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एंड ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने सीरियसली बहुत एंजॉय किया, बहुत आभार आपका। बहुत विटी अंदाज में आपने सबको एंटरटेन किया, थैंक यू सो मच।